हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। आपके साथ मैं हूं शेफाली शर्मा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आपके पैरों की नसों में किसी तरह की सूजन, दर्द या खुजली है तो ये वेरिकोज वेन का एक सिम्टम हो सकता है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या खुद इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप मूले फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। डॉक्टर, वेरिकोज वेन्स के बारे में बातचीत शुरू करने से पहले आपसे जानना चाहूँगी और कहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं, आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है। वेरिकोज वेन आप जब देखते हो दोनों ये पैरों में ही होती है और पैरों की जो नस होती है काफ़ी मोटी मोटी हो जाती है और थोड़ा सा आप 4 घंटे 5 घंटे चलोगे तो पैरों में सूजन भी आ जाती है। ये बिल्कुल अर्ली साइन होता है, शुरुआती बिल्कुल इसी तरीके से होता है और ये जो सूजन और पैरों में दर्द होना ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जी, वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से होती है? एक्चुअली पैरों में जो वेन होती है इसमें बहुत सारे वॉल्स होते हैं जी। और यदि ये वॉल कभी किसी का डैमेज हो जाए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं और यदि ये डैमेज हो जाए तो ब्लड जो होता है नॉर्मली ये हार्ट की तरफ जाना चाहिए, ये हार्ट की तरफ नहीं जाता है जी। और उसके कारण ये ब्लड जो है पैरों में ज़्यादा आके जमा होने लगता है और नसें जो होती मोटी हो जाती हैं। जी, ये तो मेडिकल टर्म में बात हुई कि इसका कारण क्या होता है। आपसे जानना चाहूँगी किन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना होती है? सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम होती है वेरिकोज वेन की, जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट का काफ़ी एरिया बढ़ जाता है बच्चे के कारण से, उसके कारण से पैरों की जो नस होती है इस पर खूब ज़्यादा प्रेशर होता है और वो प्रेशर के कारण से जो वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। जी। दूसरा और कारण होता है कि आपका किसी का जॉब यदि ऐसा है कि जिसको बहुत देर तक खड़े होना पड़ता है, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पुलिस ऑफिसर होती हैं, हॉस्पिटल में नर्सेस होती हैं, ये सारे और भी लोग होते हैं जिनको ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो कंप्यूटर पे काफ़ी काम करते रहते हैं। आप लाइफ स्टाइल की तरीके से आप देखोगे तो आजकल जो यंग जनरेशन में हाई हील सैंडल्स जो होती हैं ये भी एक वेरिकोज वेन का कारण बन सकती है। जी, ज़्यादातर खड़े रहना और हाई हील्स ये बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है लोगों की और यही कारण बनता है वेरिकोज वेन्स का। देखो, हाई हील सैंडल पहनने से ही वेरिकोज वेन नहीं हो जाता, पर उसके साथ में आजकल लोग जो बहुत टाइट लो लाइंग जीन्स पहनते हैं उसके कारण से जो सुपरफिशियल वेन होती है उस पर काफ़ी दबाव पड़ता है और जो मेन जो वेन होती है पैर की जिसमें वॉल्स होते हैं उस पर काफ़ी बैक प्रेशर से ये वॉल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर प्रदीप, फिर इस प्रॉब्लम को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, आपसे जानना चाहूँगी। डायग्नोज करने का वेरिकोज वेन को बहुत सिंपल सा तरीका होता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जो आप देखते हो कि घर के आसपास में आपको खूब जगह मिल जाते हैं आजकल ये सर्विस। ये डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स होते हैं जहाँ एक्सरे सिटी स्कैन होता है वहाँ ये अवेलेबल होता है। यदि किसी को भी इस तरीके का डाउट है कि उसको वेरिकोज वेन है तो उसको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना चाहिए। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। यानी कि अगर आपके पैरों में जो नसें होती हैं वो किसी प्रकार की जैसे गांठ दिखती है या फिर स्वेलिंग होती है या फिर खुजली होती है, ये सिम्टम्स होता है वेरिकोज वेन का। अगर आप भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, डायग्नोज की बात हो चुकी है, ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो हैं हमारे पास वेरिकोज से बचने के लिए कौन कौन से अवेलेबल हैं? देखो, डायग्नोसिस में आप यदि देखा जाए तो एक तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया, डायग्नोज हो गया। अब आपको एक बार एग्जामिनेशन करके उसको ये भी देखना चाहिए कि इसका ग्रेडिंग क्या है। जी। वेरिकोज वेन जो होता है इसका स्टेज बोल सकते हो आप, चाहे उसको ग्रेडिंग बोल सकते हो। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 तक होते हैं। अर्ली स्टेज में तो थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, बट जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है आप देखोगे कि जो बहुत सीवियर होते हैं, ग्रेड 5 है, ग्रेड 6 है, उसमें पैरों का कलर चेंज होना, कालापन आ जाना, ब्राउन कलर थोड़ा चेंज होने लगता है स्किन में, स्किन पे खुजली आना, ये सब सारे इसके वो होते हैं। और कई बार देखा जाएगा तो कुछ लोगों को वीनस एक छाला जैसे भी पैरों में बन सकता है और ये हीलिंग होने में इसको खूब टाइम लगता है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, आप देखोगे तो एक सर्जरी के थ्रू होता है और एक बिना सर्जरी के थ्रू भी होता है। सर्जरी के थ्रू तो जो होता है उसमें पैरों पे 1 कट 2 कट 3 कट लगाने के बाद में जो मेन जो वेन होती है जो ख़राब है, वेन वेरिकोज वेन जिसको बोलते हैं, वो वेन को पूरी बाहर निकाल देते हैं।
पर ये जो सर्जरी होती है, सर्जरी में फिर से होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बट टेक्नोलॉजी आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट इसके होते हैं, एक होता है लेज़र होता है, और अभी एक लेटेस्ट जो है बिल्कुल रिसेंटली जो आया है उसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। जी डॉक्टर, आपसे हम डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रॉब्लम के बारे में। हेलो। हाँ जी, मैं शशि तनेजा बोल रही हूँ। जी शशि जी, स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में। बताएं प्रॉब्लम, बताएं अपनी। मेरे को 1 साल पहले सर ये सीधी टांग में साइटिका पेन हुआ था जी। तो उसका मैंने काफी इलाज किया, तो उसमें मेरी दर्द तो ठीक हो गई है टांग में, लेकिन मेरे उसी सीधे टांग पैर में मेरी पैर की नसें एकदम सुन्न सुन्न रहने लग गई हैं जी। उसमें। देखो मैडम, इसमें शियाटिका जो है, शियाटिका का जो पेन है और उसके कारण जो पैरों में सुन्नपन होता है, ये हो सकता है कि कमर की जो डिस्क होती है, डिस्क कई बार पीछे की तरफ सरक जाए तो कमर से जो नस निकलती है उस पर दबाव पड़ सकता है और उसके कारण से शियाटिका का पेन होता है। ये इसका वेरिकोज वेन से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी पैरों की जो वेन है, नस है, जो ब्लू कलर की दिखती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, या तो फिर पैरों पे ज़्यादा सूजन रहती है, खुजली रहती है, तो आपको एक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करना चाहिए, या तो उसको रूल आउट करना चाहिए कि आपको वेरिकोज वेन है या नहीं है। जी डॉक्टर प्रदीप, आपने बात करी ट्रीटमेंट के बारे में, आपने बताया न्यू टेक्निक्स आई हैं जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इसी के बारे में जानना चाहूँगी, ये जो टेक्निक है ये किस तरह से ट्रीट करती है वेरिकोज वेन को? देखिए, इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो होता है, बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आप बोलते हो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो लोगों को लगता है कि ये रेडियो थेरेपी तो नहीं कहीं। इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है। एब्लेशन का मतलब ये होता है कि जो मोटी मोटी वेन हो गई हैं, इसको आपको अंदर से एक छोटा सा होल करके जाके इसको सारी जितनी वेन है इसको पतली करना है या तो बंद करना है, क्योंकि ये वेन काम नहीं कर रही है। ठीक, और इसमें एक भी इंसिजन लगता नहीं है, टाका एक भी नहीं आता है, स्टिचेस भी नहीं लगते हैं एक भी। आप जिस तरीके से ब्लड सैंपल देते हो, बस उतना सा एक छोटा सा एक होल होता है पैरों पे, एंकल के पास में, और उसके अंदर से ही चले जाते हैं इसमें अंदर जी। और अंदर जाने के बाद में ये पूरा जो प्रोसीजर होता है, इसको ये पूरा ऑनलाइन मैपिंग होते रहता है। हमको भी पता पड़ते रहता है कि कौन कौन सी वेन इसकी ख़राब है, ये ख़राब वेन है, इसको बंद करना है कि नहीं करना है। बाहर से देखने में तो लगता है कि ये 2-3 वेन है, पर आप जब अंदर जाके उसका मैपिंग करते हो, मैपिंग के टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, इसमें 1 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 वेन्स है मोटी मोटी। पर इसमें जो मैक्सिमम जो पॉसिबल होता है जी, जो ख़राब, लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये वेन को रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के जरिए से बंद किया जाता है। जी। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो है ट्रीट करती है वेरिकोज वेन को, तो कितना समय लगाती है, और जितना समय लगाती है क्या ये दर्द भरी भी होती है, यानी कि इट्स पेनफुल? देखिए, इसमें स्टेजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है जी। और मैं आज की तारीख में, पहले तो हम लोग बिना एनेस्थेसिया के कर लेते थे, पर आजकल मैं चाहता हूँ कि नहीं, पेन ज़्यादा होता है, पेन पेशेंट को ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हल्का सा एक एनेस्थेसिया होता है, माइल्ड एनेस्थेसिया होता है। उस टाइम पे पेशेंट आपसे बात भी कर सकता है, सब कर सकता है, और उसको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। जी डॉक्टर और प्रदीप, पेशेंट जो होता है इसको 24 घंटा हम लोग बोलते हैं कि एडमिट रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। जी। और कितने दिन लगते हैं इसको रिकवर होने में? वैसे इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे बाद में पेशेंट अपने आप से नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटी है वो सब कर सकता है। जी। हम बोलते हैं 1 दिन आराम करना है तो वो हॉस्पिटल में आराम हो जाता है इनका। जी। तो नेक्स्ट डे से वो अपने ऑफिस में ज्वाइन भी कर सकता है, यदि वो ड्राइव करते हैं या तो गाड़ी चलाते हैं, वो सब चला सकते हैं।